नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत तरन्नी में। आज हम अपने जीएस हिस्ट्री फाउंडेशन के कोर्स में अपने क्लास 5 को स्टार्ट करेंगे और आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं वो है वैदिक एज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने पिछले जीएस फाउंडेशन के 4 लेक्चर्स में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को प्रॉपर तरीके से कवर भी कर लिया है और साथ ही साथ हमने उसका आंसर राइटिंग भी स्टार्ट कर दिया है, जिसके 2 क्लासेस आ चुके हैं और टाइम टू टाइम नए क्लासेस भी जो फर्दर जो उसके जो टॉपिक्स हैं वो भी आते रहेंगे। आज हम इसी के साथ में अपने जीएस फाउंडेशन के भी नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो रहेगा वैदिक एज। अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा है कि कई बार कैंडिडेट्स को या कोई भी आम स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री होते हैं, उन्हें अक्सर ये पता ही नहीं होता है कि टॉपिक आखिर किस तरह से मूव कर रहा होता है। एक बुक्स को उठाया, हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद में वैदिक एज पढ़ा और इस तरीके से टॉपिक वाइज चलते हैं। लेकिन जरूरी है कि आपको ये चीज समझ होना चाहिए कि आखिर इंडियन हिस्ट्री का जो मार्च है, कैसे हम एंशिएंट इंडिया से मिडिवल से मॉडर्न के तरफ में आते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के तरफ में आते हैं। तो ये जो एक स्टेप से दूसरे स्टेप के तरफ में हम जाते हैं, इसका समझ आपको होना चाहिए। ठीक है, जरूरी क्यों है? क्योंकि हम लगभग जिस टाइम पीरियड के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सेकेंड मिलेनियम से लेकर फर्स्ट मिलेनियम तक का है, यानी कि 2000 से लेके 1000 बीसी तक के हम जर्नी को पढ़ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस टाइम ब्रैकेट में इंडियन हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ वैदिक एज ही था। अगर हम इंडिया के मैप को अगर लें और अगर अपर पोर्शन में देखें तो जो ये कुछ नॉर्थ वेस्ट, वेस्टर्न यूपी और जो वेस्टर्न इंडिया का जो पार्ट था, यहां पर पहले क्या होता है कि एक हड़प्पन सिविलाइजेशन आता है और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद में फिर वैदिक एज का अराइवल होता है। और पैरेलली जब हड़प्पन सिविलाइजेशन जब चल रहा होता है तो बाकी सारे जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट होते हैं ये नियोलिथिक एज में होता है। और फिर उसके बाद में जब वैदिक एज आ जाता है तब भी नियोलिथिक कंटिन्यू होता है। नियोलिथिक के साथ में प्लस चैल्कोलिथिक यानी कि कॉपर का जो एज होता है और उसके साथ में इनिशियल आयरन एज भी आ जाता है। तो जब हम वैदिक एज पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का फीचर नहीं है, ये कुछ एक लिमिटेड पार्ट का ही हिस्ट्री है जो कि हम पढ़ रहे हैं और बाकी जो पार्ट होता है ये अभी भी स्टोन एज में होते हैं। ठीक है, या जिसे स्टोन और कॉपर एज कहा जाता है, चैल्कोलिथिक के कंपैरिजन। ये बात याद रखना है। ठीक है, इसके साथ में आप कंफ्यूज कभी भी ना रहें कि सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक ही प्रकार के प्रोसेस या एक ही प्रकार का कल्चरल मार्च जो था वो इंडियन सिविलाइजेशन का हिस्ट्री है। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से हमें ये जो पूरा का पूरा जो 1000 साल का जो इतिहास है, इसे हमें 2 तरीके से पढ़ना होगा। एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन जो कि वैदिक एज को रिफ्लेक्ट करता है और जो दूसरे होंगे वो जो स्टोन एज और जो मेटलर्जी के जो एज से रिलेटेड है, चैल्कोलिथिक एज से रिलेटेड है, अर्ली आयरन एज से रिलेटेड है, हमें उससे पढ़ना है। ठीक है, बट फॉर द पर्पस हम सबसे पहले वैदिक एज को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी हम किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो उसका मैंने बताया था आपको कि एक हमेशा ब्लूप्रिंट बना के एक माइंड मैप होना चाहिए कि किस तरीके से हमें इस टॉपिक को पढ़ना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो जब हम वैदिक एज को पढ़ते हैं तो इसे 2 तरीके से बांटा गया है। एक है अर्ली वैदिक एज और दूसरा होता है लेटर वैदिक एज। ठीक है, अब इन सभी में दोनों में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि हमें इनका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल
और रिलीजियस एस्पेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है। और अक्सर जो एग्जाम्स में जो है आपके जो क्वेश्चंस जो हैं वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं, कभी पॉलिटिकल फीचर से, कभी इकोनॉमिक फीचर से, कभी सोशल से, कभी इनके रिलीजियस एस्पेक्ट से ही ज्यादातर जो क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। और इस बार के जो पीटी में जो क्वेश्चन पूछा गया है, खास करके ऋग्वेद से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे जैसे जैसे वो आएगा। ठीक है, तो आज के अपने लेक्चर में हम अर्ली वैदिक एज को कवर करेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा इस लेक्चर का अर्ली वैदिक एज। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। चलिए, सबसे पहले हमें अर्ली वैदिक एज को हम समझते हैं कि आखिर इसका मीनिंग क्या है। जब हम अर्ली वैदिक एज कहते हैं तो वैदिक एज का मतलब ही है कि जो हिस्ट्री, जो इंफॉर्मेशंस हमें वैदिक टेक्स्ट से देखने में मिलते हैं, वैदिक टेक्स्ट को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्लासिफिकेशन है। अगर आप सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री के अगर प्लेलिस्ट, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देखेंगे कि मैंने सोर्सेस को बहुत ही डिटेल तरीके से किया हुआ है। वो इस फॉर्मेट में नहीं है, वो पीपीटी के फॉर्मेट में है। तो आप अगर जाएंगे तो उसमें मैंने बहुत ही डिटेल तरीके से उसे डिस्कस किया हुआ है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर बेसिक तरीके से आप समझ लीजिए कि जो वैदिक लिटरेचर है उसे दो पार्ट में बांटा गया है। एक ऋग्वेद संहिता है, संहिता का मतलब कलेक्शन होता है, और बाकी जितने भी वेद हैं जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इनके जितने भी कलेक्शंस होते हैं, जो संहिता हो गया, ब्राह्मणास हो गया, आरण्यक हो गया, इन सबको मिला के ये कहा जाता है, इन्हें लेटर वैदिक टेक्स्ट कहा जाता है। लेटर वैदिक एज टेक्स्ट इन्हें कहा जाता है। और जो ऋग्वेद संहिता का, ये भी प्रॉपर नहीं है। कुल मिला के इस संहिता में 10 चैप्टर्स हैं। इस 10 बुक्स के जो चैप्टर नंबर 2 से लेके जो 7 है, इसे कहा जाता है अर्ली वैदिक लिटरेचर या अर्ली वैदिक एज टेक्स्ट। ठीक है, या फिर अर्ली वैदिक टेक्स्ट। और जो 1, 8, 9 और जो 10 है वो लेटर वैदिक का पार्ट हो जाता है। तो पहले इन्हें कंपोज किया गया, पहले इन्हें लिखा गया, और फिर बाद में चैप्टर 1, 8, 9 और 10 को ऐड किया गया। ठीक है, हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स और जो फिलोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने इस चीज को पढ़ा और देखा, और जब वो चीजों को एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि पहले चैप्टर 2 और 7 को पहले कंपाइल किया गया, और उसके बाद में के जो इंफॉर्मेशन थे उनको चैप्टर 8, 9, 10, और फिर उसको और इलाबोरेट करने के लिए, उसे और बेहतर तरीके से समझाने के लिए बाकी जो ऋग्वेद के जो पार्ट थे, जो वैदिक लिटरेचर के जो पार्ट थे, उन्हें कंपाइल किया गया और उन्हें लिखा गया। ठीक है, तो यही है, जब हम अर्ली वैदिक एज को जब हम बात कर रहे हैं तो हमें बेसिकली उन इंफॉर्मेशंस को पढ़ना है जो चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 7 तक के ऋग्वेद संहिता में जो आते हैं। यही होता है पूरा का पूरा अर्ली वैदिक एज का जो इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये है इसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको डेफिनेशन में भी इसको लिखवा देता हूं, और साथ ही मेरे साथ साथ में आप सभी इसे लिखते हुए चलिए, ताकि जब आपको रिवाइज करना हो और जब आपको समझना हो आप सभी पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो कल्चर्स which are represented in early Vedic text, in early Vedic texts are known as
are known as early Vedic age. Are known as early Vedic age. ठीक है. बुक्स 2 to 7 यानी कि चैप्टर नंबर 2 to 7 ऑफ द ऋग्वेद संहिता are known as early Vedic text. इस चैप्टर 2 और 7 को they are also known as फैमिली बुक्स. ठीक है. इन्हें फैमिली बुक्स भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? बिकॉज इन चैप्टर्स का जो कंपोजिशन था वो सर्टेन फैमिलीज के साथ में एसोसिएटेड था. कई सारे जो ऋषि मुनि जो होते थे, जो पोएट्स, ऋषि मुनि भी और पोएट्स भी साथ साथ में वो दोनों थे, फैमिलीज ने मिलकर इस पर्टिकुलर चैप्टर को कंपोज किया था. ठीक है. इसलिए इन्हें फैमिली बुक्स कहा जाता है. तो याद रखिए कि एग्जाम में कभी कभार आपसे पूछा भी जा सकता है कि फैमिली बुक्स क्या है. तो हमेशा याद रखना है कि जब भी हम फैमिली बुक्स बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है ऋग्वेद संहिता का चैप्टर नंबर 2 से लेके 7, जो कि अर्ली वैदिक एज या अर्ली वैदिक टेक्स्ट जिसे हम कहते हैं उसको ये रेफर करता है. और अपने आगे के जो हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे तो ज्यादातर टाइम में फैमिली बुक्स ही रेफर करूंगा. ठीक है. इस पॉइंट को ध्यान रखना. They are also known as family book as their composition is attributed to certain families of seers poets, जैसे लाइक वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, एंड वशिष्ठ एक्सेट्रा. अगर आप वैदिक हेरिटेज पोर्टल पे जाएंगे, वैदिक हेरिटेज पोर्टल, तो उस पर बहुत ही डिटेल तरीके से आपको वैदिक लिटरेचर को समझाया गया है. और इस बार का जो यूपीएससी का जो क्वेश्चन भी जो था वो इसी पोर्टल में एक आर्टिकल था, वहां से क्वेश्चंस उठाया गया था. मैं उसको डिस्कस करूंगा और बताऊंगा. ये आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है वैदिक हेरिटेज पोर्टल. खास करके एंशिएंट इंडिया में दो जो एंशिएंट टेक्स्ट है, एक तो वैदिक लिटरेचर और दूसरा संगम लिटरेचर. हर साल लगभग पिछले 4 या 5 साल से हर साल से हमेशा से इसमें जो जेनरिक जो टर्म्स होते हैं उनसे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. ठीक है. तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास भी लूंगा इस फाउंडेशन के साथ में, जिसमें मैं पूरा वैदिक लिटरेचर जो इस पूरे हेरिटेज पोर्टल में जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, चाहे वो पीटी के पर्सपेक्टिव से हो या मेंस के पर्सपेक्टिव से हो, उसे मैं कवर करूंगा और संगम लिटरेचर को भी कवर करूंगा. बट अभी नहीं, जब हम थोड़ा अपने एंशिएंट इंडिया को के पोर्शन को कवर कर लेंगे तब मैं करूंगा. ठीक है. तो ये इंफॉर्मेशन याद रखना और ये अपने दिमाग में आप बसा लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और आपको पढ़ना है. ठीक है. तो ये समझ जाइए, दे आर नोन एज द फैमिली बुक. क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज देयर वर्किंग और देयर कंपाइलेशन was associated with different families who composed it and who wrote it. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं.
अब इस बुक्स में है क्या, आखिर इस टेक्स्ट में हमें क्या देखने को मिलता है? इट कंटेन्स हिम्स यानी कि प्रेयर्स फॉर डीटीज, देवताओं के लिए, प्रेयर फॉर डीटीज arranged in a precise manner, according to deity, देवताओं के हिसाब से, स्टैंजा एंड मीटर का मतलब बेसिकली होता है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ सिलेबल्स इन अ रिदमिक मैनर। तो ये जो वैदिक लिटरेचर है, जब हम ऋग्वेद संहिता को पढ़ते हैं तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें हिम्स है, ठीक है। और इसे किसके लिए ये हिम्स है? ये डीटीज के लिए, ये बहुत सारे देवी देवता हैं, उनके प्रेज में कई सारे हिम्स को लिखा गया है, उनके रेलेवेंस के हिसाब से, उनका जितना इंपॉर्टेंस है लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में, उस हिसाब से उतना नंबर ऑफ स्टैंजा, और उसे एक रिदमिक फॉर्म में अरेंज किया गया है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ में हमें ये भी इंफॉर्मेशन ये देते हैं कि इन्हें कहाँ कंपोज किया गया था, अपने जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में भी ये इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। दे वेयर composed in the land of Sapt Sindhu, it means 7 rivers। कौन कौन से हैं 7 rivers? Indus and its 5 tributaries। और इस बार इन्हीं ट्रिब्यूटरीज का जो वैदिक लिटरेचर में जो नाम है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, वो इस बार के क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो बेसिकली ये अर्ली वैदिक एज से क्वेश्चन था। तो इंडस ट्रिब्यूटरी, और प्लस में आ जाता है सरस्वती, जिसे भी एंशिएंट में कहा जाता था, मॉडर्न टाइम में जिसे घग्गर आकरा के साथ में जाना जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि इनका जो कॉम्पोजिशन था वो इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट के इस पार्ट में हुआ था, लैंड ऑफ सप्त सिंधु, 7 रिवर्स, इंडस प्लस 5 ट्रिब्यूटरीज और सरस्वती रिवर के इर्द गिर्द इनका कॉम्पोजिशन हुआ था, ठीक है। तो जो इससे ज्योग्राफिकल लोकेशन जो उभर के आता है, उसे हम देखते हैं। तो जो कोर ज्योग्राफिकल एरिया, इंडो गैंगेटिक डिवाइड, and upper Ganga Valley, जो उस टाइम पर उस टेक्स्ट में ऑल्सो नोन एज कुरु पांचाल। जब हम महाजनपद को जो पढ़ेंगे तो इनका जो लोकेशन होता है, ये आप महाभारत के साथ में भी रिलेट कर सकते हैं।
तो जो कुरु पांचाल वाला जो एरिया था, इंडो गैंगेटिक डिवाइड का मतलब आज का जो पंजाब एंड हरियाणा है, और जो अपर गंगा वैली है ये उत्तराखंड और वेस्टर्न यूपी का जो पार्ट्स है, जैसे अमरोहा, बुलंदशहर, ये सारे जो जगह हैं इस एरिया को ये कवर करता है। इंडो गैंगेटिक डिवाइड पंजाब हरियाणा को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, और अपर गंगा वैली उत्तराखंड और वेस्टर्न यूपी को, और इस एरिया को कुरु पांचाल कहा जाता है। तो ये ज्योग्राफिकल एरिया रिफ्लेक्ट होता है अर्ली वैदिक लिटरेचर में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके, ये तो था पूरा का पूरा जो अभी तक हमने किया, ये था वैदिक लिटरेचर का जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे उसको हमने देख लिया। कि जब भी अगर आपसे कोई अगर पूछे कि अर्ली वैदिक लिटरेचर क्या है, अर्ली वैदिक लिटरेचर के फीचर्स क्या है, तो आप ये सभी पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के इनसाइड में, और जैसा मैंने बताया था कि हम एक एक करके इसमें जो इंफॉर्मेशन, जो हिस्टोरिकल सोर्स और जो हिस्टोरिसिटी है उसको अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट नोट्स है उसे लिखते जाएंगे और टाइम टू टाइम रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो जो सबसे पहला जो है वो है इसमें पॉलिटिकल फीचर्स। क्या क्या हमें पॉलिटिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद is pervaded with the aura of warring tribes। यानी कि इसमें ट्राइब्स को मेंशन किया गया है, और अक्सर ये जो ट्राइब्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ में वॉर में, बैटल में इंगेज रहते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट फीचर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। लगभग 30 clans and tribes are mentioned। tribes are mentioned। इसमें भरत एंड पुरु आर डोमिनेंट ट्राइब। हमें रेफरेंस देखने को मिलता है, रेफरेंस टू पंचजना, पंचजन और पंच क्रिस्तीय या फिर पंच मनुष्य या मनुष्य, और बेसिकली रेफरिंग टू 5 ट्राइब्स। 5 ट्राइब्स। हमेशा जो ये पंच है, पंच 5 को रेफर करता है। ट्राइब्स के डिफरेंट डिफरेंट नाम है, जैसे कहीं पर जन है, कहीं पे श्रिष्ट है, कहीं पे मनुष्य है। 5 ट्राइब्स कौन कौन से हैं वो? यदु, तुर्वासा, पुरु, अनु एंड ध्रुय, ठीक है। इनके बारे में, इन सभी ट्राइब्स के बारे में हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और कांस्टेंट ये जो ट्राइब्स हैं ये वॉर में एक दूसरे के साथ में एंगेज हैं। लैंड, कैटल्स, गॉड को इन्वोक करना, यही इनका डोमिनेंट फीचर है, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि जो ये कई बार ये दिखाने का कोशिश किया जाता है कि पास्ट जो था वो बहुत ही ग्लोरियस और पीसफुल था। एक्चुअली में ऐसा है नहीं, पास्ट इतना ग्लोरियस और पीसफुल नहीं रहा है। इस जर्नी तक, यहां तक आने के लिए काफी स्ट्रगल्स किए गए हैं, ठीक है। तो
जो भी आज हमें मिलता है हमें उससे उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जो भी हमें मिला है उसको प्रिजर्व करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये हम सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेशन के सिटीजन होने के नाते यहाँ के रिसोर्सेस, यहाँ के सभी चीजों को रिस्पेक्ट करना, उसको इम्पोर्टेंट देना और एक कम्युनिटी लाइफ को जीना, ये हमारा इम्पोर्टेंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी ये वर्थ है। ठीक है, हमें कई सारे, हम फर्स्ट वाले पॉइंट को ही डिस्कस कर रहे हैं, हमें नेम्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स देखने को मिलते हैं। नेम्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स जैसे त्रसादस्यु जो कि पुरु के हैं, दिवोदास जो कि भरत ट्राइब से हैं। ठीक है, ये जितने भी हिम्स हैं, इसमें जितने भी ऋग्वेद में जो हिम्स हैं, दीज हिम्स beseech the gods for victory in battle। यानी कि देवताओं का आवाहन करते हैं, उनको रेवर करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और उनसे ये सोर्स ऑफ एनर्जी एक स्पिरिचुअल फॉर्म में कि ये हमारे पर्टिकुलर देवी देवता है और इनके दम से हम आप किसी भी अदर ट्राइब को डिफीट कर सकते हैं। तो इस हिम्स में हमें यही देखने को मिलता है, ऑलवेज गॉड्स को इन्वोक किया जाता है फॉर विक्ट्री इन बैटल, फॉर विक्ट्री इन बैटल। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है वो आ जाता है बैटल ऑफ 10 किंग्स। बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजना, जो बुक 7 ऑफ ऋग्वेद संहिता का पार्ट है। ऋग्वेद संहिता का पार्ट है और इसमें भरत एक जो ट्राइब था वो एक तरफ और दूसरे तरफ 10 ट्राइब्स होते हैं। सो भारत अगेंस्ट 10 ट्राइब्स। भारत का जो चीफ होता है वो है सुदास। ठीक है, और इनके जो पुरोहित होते हैं, जो भारत के जो पुरोहित होते हैं यानी कि जो चीफ प्रिस्ट होते हैं वो होते हैं वशिष्ठ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस बैटल कहां ये फॉट किया गया था? फॉट ऑन द banks of river पारुशी, जिसे मॉडर्न टाइम में हम रावी के नाम से जानते हैं। और इस बार आपके यूपीएससी में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। जितने भी इंदस के ट्रिब्यूटरीज हैं उनका जो एंशिएंट नाम है, जो ऋग्वेद में, जो ऋग्वेदिक लिटरेचर में जिससे उन्हें रेफर किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो रावी को परुशुनी कहा गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पॉलिटिकल फीचर्स में। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। और भी पॉइंट्स हैं, हम उसे आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो ये एक बार इन सभी को आप नोट डाउन करते हुए चलिए। जब हम इस लिटरेचर को पढ़ते हैं, देयर इज
occurrence of word राजन, राजन या फिर राजा, जिसे इट इज बेस्ट अंडरस्टूड, हम इस वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है कि राजन का मतलब क्या किंग था या कुछ और था। तो इट इज बेस्ट अंडरस्टूड एज chieftain रेदर देन किंग, क्योंकि अभी कोई भी किंगडम या फिर अंपायर का कंसेप्ट जो है वो उभर कर नहीं आया था। ट्राइब्स ही इंपॉर्टेंट सोशियो पॉलिटिकल यूनिट्स हुआ करते थे। तो जो ट्राइब्स के जो चीफ जो होते हैं उन्हें चीफटेन कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि जब हम अर्ली वैदिक एज में बात कर रहे हैं तो राजन वर्ड जो है वो किंग को नहीं बल्कि चीफटेन को रेफर करता है। ठीक है, ऑल्सो रिफर्ड, राजन को ऑल्सो रिफर्ड एज गोप और गोपति, यानी कि लॉर्ड ऑफ कैटल, लॉर्ड ऑफ कैटल। इन सब चीजों से हमें क्या समझ में देखने को मिलता है कि जो वॉर्स या फिर जो बैटल्स जो अक्सर जो हुआ करते थे उनका दो प्राइमरी रीजन था, एक तो लैंड और दूसरा कैटल। ठीक है, सो वॉर्स और द बैटल वेयर प्राइमरली फॉट फॉर लैंड एंड कैटल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे लिखा जा सकता है। वॉलंटरी ऑफरिंग, अब जब चीफटेन जो है, राजा जो अगर लड़ाई कर रहा है, लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो उसके बदले में एक सिम्बायोसिस, एक रिलेशन होता है। आज भी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो सिटीजन्स जो है वो टैक्स पे करते हैं, टैक्स के बदले में गवर्नमेंट जो है हमें सर्टेन चीजों को प्रोवाइड करती है, जैसे हमारा रोड, जो भी हमारे बेसिक लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है उनको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से चूंकि उस टाइम पर बहुत ही डेवलप सोसाइटी नहीं था, एक रेगुलर सिस्टम ऑफ टैक्सेशन डेवलप नहीं हुआ था, तो किस तरीके से सोसाइटी जो थी वो अपने आप में वर्क करती थी, जो क्लैन है, जो ट्राइब, वो किस तरीके से वर्क करता था। अब जो राजा जो दिन भर लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है वो तो खुद प्रोडक्शन की एक्टिविटी में इंगेज नहीं रह पाएगा, या अगर होगा भी तो बहुत मिनिमम होगा, क्योंकि उसे बाकी सारी चीजों को देखना है, उसे अपने आप को भी ट्रेन करना है। तो इसलिए वहां पर वॉलंटरी ऑफरिंग का था कि कुछ लोगों को प्रोटेक्शन, जैसे 1,000-100 लोगों का ट्राइब है तो उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना प्रोडक्शन में रिलेटेड है, और उसके बदले में उस प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा वो राजा को देते थे, जो चीफटेन को देते थे, और बदले में राजा जो उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था। इस तरह से सिविलाइजेशन का और हिस्ट्री का मार्च होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वॉलंटरी ऑफरिंग या फिर ट्रिब्यूट देखने को मिलता है, जिसे हम ट्रिब्यूट भी कहते हैं। ट्रिब्यूट बेसिकली क्या होता था, जो भी ट्राइब्स, पहले इसको समझ लेते हैं, वॉलंटरी ऑफरिंग या ट्रिब्यूट टू chieftains by clansmen known as बाली। ठीक है, ट्रिब्यूट, तो वॉलंटरी ऑफरिंग जो था वो जनरली क्लैंसमैन से आएगा, और ट्रिब्यूट किससे आता था, जो डिफीटेड ट्राइब्स जो होते थे उनसे लिया जाता था। ठीक है, हमने आपको हरा दिया है, अब अगर आप अपना प्रोटेक्शन चाहते हैं तो आप हमें एक अमाउंट देंगे, या फिर आप अगर हमारे प्रोटेक्शन में रहना चाहते हैं तो उसके लिए हर टाइम के लिए आपको एक ट्रिब्यूट भेजना पड़ेगा। ठीक है, जिसे नजराना या पेशकश भी कहा जाता है। आगे चलकर हम देखेंगे, और खास करके मिडिवल इंडिया में तो ये डोमिनेंट फीचर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये
इसे कहा जाता था। और इस प्रोसेस को, इस पूरे के पूरे जो ये जो टर्म्स जो थे, इनके लिए जो ऋग्वेद में जो टर्म जो था वो होता है बाली, यानी कि वॉलंटरी ऑफरिंग। और आगे चलकर इसका जो कंसेप्ट, जो मीनिंग जो है वो बदल जाता है जब हम लेटर वैदिक एज में चलेंगे। पर अर्ली वैदिक एज में ये एक वॉलंटरी ऑफरिंग या फिर ट्रिब्यूट को रेफर करता है। ठीक है, और इसके साथ में हमें देखने को क्या मिलता है, नो सिस्टम ऑफ रेगुलर टैक्सेशन। ये आपको याद रखना है कि अर्ली वैदिक एज में हमें किसी भी प्रकार का रेगुलर टैक्सेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये सब थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब पॉइंट नंबर्स, अभी बहुत सारे फीचर्स हैं जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिससे सेंटेंस का या क्वेश्चंस का फॉर्मेशन किया जाएगा। हमें सिर्फ उसी को पढ़ना है, हमें बहुत डेप्थ में जाकर नहीं पढ़ना है। जो रेलेवेंट है, जो सिग्निफिकेंट है, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं उसे पढ़ना है। इसी के साथ में हमें ट्राइबल असेंबलीज भी देखने को मिलते हैं। जब राजा है, जब क्लैंसमैन है, तो असेंबलीज भी होंगे। सबसे पहले इसमें आ जाता है सभा, जो कि स्मॉलर और इलीट लोगों का गैदरिंग था, जैसे राजा और उसके जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हों, जो पुरोहित होंगे, जो खास होंगे उनका। समिति, ये लार्जर गैदरिंग है, लार्जर असेंबली प्रिसाइडेड बाय राजन। विधाता, कॉन्ग्रेगेशन ऑफ पीपल, जहां पर लोग इकट्ठा होते थे, कॉन्ग्रेगेशन ऑफ पीपल टू परफॉर्म सोशियो रिलीजियस रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। जैसे शादी ब्याह या किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन हो रहा है, जो एक पूरे के पूरे जिसमें ट्राइब का पार्टिसिपेशन नेसेसरी है, उस चीज को विधाता जो है वो रेफर करता है। कॉन्ग्रेगेशन ऑफ पीपल टू परफॉर्म सोशियो रिलीजियस रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। ठीक है, कोई अगर बड़ा सा सैक्रिफाइस, अगर कोई अश्वमेध यज्ञ को अगर परफॉर्म किया जा रहा है, तो पूरा का पूरा लोगों का गैदरिंग होगा, उसे एक प्रकार से विधाता कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये है, इसे लिख लीजिए ट्राइबल असेंबलीज के बारे में। हमें कई सारे ऐसे टर्म्स मिलते हैं, वेरियस टर्म्स रेफरिंग टू सोशियो पॉलिटिकल यूनिट्स बेस्ड ऑन किनशिप। बेस्ड ऑन किनशिप, किनशिप क्या होता है? रिलेशंस बेस्ड ऑन बर्थ। जन्म से अगर आपका किसी के साथ में रिलेशन है, मैरिज से के बेसिस पे अगर आपका रिलेशन हुआ है, अडॉप्शन के बेसिस पे अगर हुआ है, तो जो ऐसे जो सारे जो रिलेशंस जो डेवलप होते हैं उन्हें किनशिप कहा जाता है। ठीक है,
सो हमें वेरियस सोशियो पॉलिटिकल यूनिट्स देखने को मिलते हैं। अब क्या है वो सोशियो पॉलिटिकल यूनिट्स, उनको भी लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ऐसे जो टर्म्स हैं आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली, जैसे जन, जो कि ट्राइब को रेफर करता है, विश, जो कि पीपल या फिर क्लैन के लिए यूज किया जाता है, गन, एक प्रकार से लिनिएज कि आप किस परिवार किस फैमिली से जुड़े हुए हैं, ग्राम, जो कि विलेज या फिर अक्सर जो लोग मोबाइल ग्रुप ऑफ पीपल एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं, और इसके अलावा ग्री एंड कुल, ठीक है। सो बेसिकली सोशियो पॉलिटिकल यूनिट्स का मतलब क्या है कि लोग जो थे उनका जो आइडेंटिफिकेशन जो था उस समय ट्राइब्स में, वो इन सब चीजों के बेसिस पर होता था। कोई ट्राइब के नाम से जाना जा रहा है, कोई क्लैन के नाम से जाना जा रहा है, कोई लीनियज के नाम से जाना जा रहा है, कोई अपने विलेज के नाम से जाना जाता है, कोई किसी हाउस होल्ड यूनिट के नाम से जाना जाता है, कोई किसी कुल के नाम से जाना जाता है। तो आज भी प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि जब शादी ब्याह होता है, किसी भी प्रकार के ऐसे रिलेशंस जो होते हैं, उनमें इन सब चीजों का अक्सर पूछा जाता है कि आपका गोत्र क्या है, आपका कास्ट क्या है। उसके अलावा भी अदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि पूछा जाता है। जब आप मैरिज के रिचुअल्स को अगर देखेंगे तो उसमें आपको पता चलता है। तो इन सब चीजों का जो एविडेंस है वो हमें कहाँ से, अर्ली वैदिक एज के टाइम से ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, और ये था पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट इसका पॉलिटिकल फीचर्स जो कि अर्ली वैदिक एज में हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्स में इन्हीं सब चीजों को या तो डायरेक्ट वर्ड देके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या सेंटेंस फॉर्म करके पूछा जा सकता है। तो एज इट इज आप इन सारी चीजों को लिखिए अपने नोट्स में और इसे रिवाइज करते हुए चलिए, और प्रॉपर तरीके से, और बहुत ज्यादा बल्कि नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है। क्रिप्स जो नोट है, और मैं डेफिनेटली उन्हीं सब पॉइंट्स को, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर ये कह रहा हूं कि क्रिप्स पॉइंट को लिखना है तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को छोड़ते हुए चलूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उसे मैं कवर करते हुए चलूंगा। स्टैंडर्ड जो भी सोर्सेस जहां से भी, जैसे कि इस बार के यूपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि स्टैंडर्ड बुक्स और स्टैंडर्ड सोर्सेस से किया जाता है, तो वहीं से मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप इसे लिखिए, रिवाइज कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा पॉलिटिकल फीचर्स। अब हम कहाँ चलेंगे, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वैदिक एज का इकोनॉमिक लाइफ के तरफ में हम चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है इकोनॉमी इन अर्ली वैदिक एज, ठीक है। सबसे पहला हमें यहाँ पे देखने को मिलता है पैस्टोरलिज्म, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री के अराउंड हमें लाइफ जो है वो देखने को मिलता है। हम पाते हैं यहाँ पर गऊ का रेफरेंस है, ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है काऊ के लिए। कैटल रेड्स हमें देखने को मिलते हैं। हमने पढ़ा ही कि जो मेजर बैटल जो थे वो लैंड और कैटल के अराउंड होते थे। कैटल रेड इंपॉर्टेंट फीचर होता है, ठीक है, जिसके लिए कई सारे टर्म्स हैं, जैसे गविष्टि, गवेषणा, गोशु एंड गव्य।
जो दिखाता है कि कैटल का इंपॉर्टेंस अर्ली वैदिक एज में कितना था। ट्राइबल चीफ को ट्राइबल चीफ वॉज नोन एज जनस्य गोप। ठीक है, जनस्य गोप। बफेलो को गौरी या फिर गवाला भी कहा जाता है। वेल्दी पर्सन वेल्दी पर्सन को कहा जाता है गोमत, यानी कि उस टाइम पर वेल्दी पर्सन वो है जिसके पास में जितने ज्यादा आपके पास में कैटल्स होंगे उसे कहा जाता है गोमत, यानी कि ओनर ऑफ कैटल। ओनर ऑफ कैटल। इंद्र को एक एपिथेट दिया जाता है, यानी कि एक फेमस नाम इंद्र। एपिथेट जो था उसके लिए इंद्र को जो एपिथेट दिया जाता है वो होता है गोपति, यानी कि लॉर्ड ऑफ कैटल। इंद्र के लिए एक टाइटल यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है इनके इकोनॉमिक पार्ट में, अगर हम देखते हैं तो हमें सबसे पहले मिलता है पैस्टोरलिज्म। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे अदर एक्टिविटीज हैं, अदर सारे डायमेंशंस हैं इकोनॉमी के, उसको देखते हैं। इसको नोट कर लो। दूसरा जो हमें देखने को मिलता है वो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। जैसे वाप, ये वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब होता है बुआई करना, टू सो। कृष का मतलब कल्टीवेट करना। बहुत सारे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, उनका हमें रेफरेंस देखने को मिलता है, जिसके लिए जो टर्म्स जो लिखा यूज किया जाता है वो है फाला, लंगाला एंड सीरा। ये बेसिकली ये क्या होते हैं, ये प्लॉ होते हैं, यानी कि प्लॉ, एंड दे आर मेड ऑफ वुड। मेटल के नहीं बल्कि वुड के बने हुए होते हैं। दे आर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स या फिर इंस्ट्रूमेंट्स कहा जा सकता है। इसके अलावा हमें हो, जिसके लिए टर्म है खंतीरा, खनित्रा, सिक्कल, दत्रा या श्रीनी, एक्स जिसे परशु या फिर कुलीशा भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमें एग्रीकल्चर के एविडेंसेस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इसको लिखते हुए चलो ये सारे वर्ड्स। अदर जो टर्म्स हैं जैसे क्षेत्र, जो कि कल्टीवेटेड फील्ड को रेफर करता है।
उर्वरा, जो कि फर्टाइल फील्ड के लिए टर्म है। सीरियल्स के लिए, यानी कि जो उगाए जाते थे उनके लिए यव या फिर धान्या जैसा वर्ड लिखा गया है। और यहीं पर एक टर्म है जिसे कहा, जो कि इस बार के यूपीएससी में आया था, सेम नहीं था बट जिसे कहा जाता है क्षेत्रपति। ऋग्वेदिक में इसका मैस्कुलिन फॉर्म हमें वैदिक लिटरेचर में, अर्ली वैदिक लिटरेचर में इसका हमें मैस्कुलिन फॉर्म जो है वो देखने को मिलता है। ये बेसिकली रेफर क्या करता है, गार्जियन डीटी फॉर एग्रीकल्चरल, गार्जियन डीटी फॉर एग्रीकल्चरल फील्ड्स। और ये किसमें है, ये अर्ली वैदिक में है। और यूपीएससी में इस बार क्वेश्चन पूछा गया क्षेत्र पत्नी। और जो क्षेत्र पत्नी का जो कंसेप्ट है वो हमें किसमें, वो हमें अथर्ववेद में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। और ये भी जो पॉइंट जो था, खास करके जैसे हम उपेंद्र सिंह में रेफर करते हैं तो उपेंद्र सिंह में भी ये जो क्षेत्र पत्नी, जो पत्नी वाला जो टर्म जो था वो नहीं दिया गया था। वो कहां पर अवेलेबल है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वो वैदिक हेरिटेज पोर्टल में आपको मिल जाएगा। उसमें एक आर्टिकल अवेलेबल है जिसमें कि इसको मेंशन किया गया है। तो इस हिसाब से ये हमें पता चलता है कि ये जो पोर्टल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। और इसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं, इसमें जो इंफॉर्मेशंस हैं वो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो क्षेत्रपति और क्षेत्र पत्नी का कंसेप्ट अब आप सभी के लिए क्लियर है। क्षेत्रपति गार्जियन डीटी फॉर एग्रीकल्चरल फील्ड किसमें है, अर्ली वैदिक लिटरेचर, यानी कि किसमें आ जाएगा, ऋग्वेद में। और जो पत्नी का जो कंसेप्ट है क्षेत्र पत्नी का, वो किसमें आ जाता है, अथर्ववेद में। इसका बेसिकली क्या है कि जो ओनरशिप जो है या जो गार्जियनशिप जो है वो एक गॉडेसेस के लिए भी हो सकता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और चूंकि बाद में पहले ऋग्वेद को कंपाइल किया गया और उसके बाद में फिर अथर्ववेद को किया गया, तो समय के साथ में ये भी महसूस किया गया होगा कि अब अगर कोई फैमिली है, कोई कुल है, कोई लीनिएज है, कोई ट्राइब है, और अगर उसमें अगर मेल मेंबर का अगर डेथ अगर हो जाता है तो उस चीज को इंटैक्ट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लीडरशिप देने के लिए, किसी को के नाम पे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए, उसका ओनरशिप देने के लिए हमें ये जरूरत पड़ता होगा। तो इसलिए फिर धीरे धीरे करके वुमेन्स को भी इंपॉर्टेंट पोजीशन और इंपॉर्टेंट रोल देने का एक सिलसिला भी जो था वो हमें देखने को मिलता है। दो प्रोसेस साथ में चलते हैं, जहां जहां जब भी एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट देना कि वुमेन्स का को हमेशा डिनाई ही किया गया था, ये भी गलत होगा। और साथ साथ में हमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं जहां पे कि वुमेन्स को रिकॉग्नाइज किया गया, बट साथ ही साथ उनको दबाने का जो कोशिश जो था, उनको उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी छीनने का जो प्रक्रिया भी था, ये भी हमें एंशिएंट इंडिया में देखने को मिलता है। दोनों प्रोसेस जो है वो साथ में चल रहा है, इसलिए हम किसी एक स्टेटमेंट के ऊपर ज्यादा बल नहीं दे सकते। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और उसका एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे प्रूव होता है। तो ये थे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मैं इसको थोड़ा सा और ठीक से साफ कर देता हूं, काफी गंदा हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है क्राफ्ट से रिलेटेड। हमें कई सारे क्राफ्ट जो हैं
अर्ली वैदिक एज में हमें देखने को मिलते हैं। तो क्राफ्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे चैरियट मेकिंग, कार्ट मेकिंग, कारपेंट्री, मेटल वर्किंग, टैनिंग यानी कि चमड़े से रिलेटेड जो काम होता है, टैनिंग, मेकिंग ऑफ बो एंड बो स्ट्रिंग। ऑब्वियस है, वॉर में इन्वॉल्व होने वाली पूरी की पूरी ये सोसाइटी थी। एंड बो स्ट्रिंग्स, सेविंग यानी कि क्लोथ के प्रोडक्शन से, वीविंग एंड मैट मेकिंग, डोमेस्टिक यूज के लिए जो एप्लीकेबल होगा। हमें मेटालर्जी भी देखने को मिलता है, यानी कि मेटालर्जी से नॉलेज जो कि इनके साइंटिफिक नॉलेज को दर्शाता है। मेटालर्जी, मेटल के लिए जो जेनरिक टर्म हमें देखने को मिलता है, जेनरिक टर्म वो है अयास। ठीक है, इसके अलावा हमें शूरा, जिसे कि रेजर हम कहते हैं। खादी इज अ टर्म जो कि बैंगल को रेफर करता है। आसी या फिर सवाधिति एक्स के लिए, कुल्हाड़ी के लिए ये टर्म इस्तेमाल किया गया है। याद रखना है कि अर्ली वैदिक एज में वी डोंट फाइंड एनी कट क्लियर एविडेंस फॉर द यूज ऑफ आयरन। ठीक है, नो क्लियर और कंक्लूसिव reference to iron in the family books, in the family books। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये सब। क्राफ्ट हो गया, यानी कि पूरे के पूरे अगर हम वैदिक अर्ली वैदिक एज के इकोनॉमी में देखें तो हमें पेस्टरलिज्म, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट, मेटलर्जी और इसके साथ साथ में कुछ थोड़े से हमें एविडेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं ट्रेड से रिलेटेड। ज्यादातर ये जो सोसाइटी जो थी, जिस लेवल पे हमें ट्रेड हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिला, इंटर और इंट्रा ट्रेड और अदर सिविलाइजेशन के साथ में भी जो ट्रेड देखने को मिला, उस स्केल पे जो हमें ट्रेड जो है हमें नहीं दिखता है यहाँ पर अर्ली वैदिक एज में। ज्यादातर पेस्टोरलिज्म और एग्रीकल्चर इसका डोमिनेंट फीचर होता है। तो हमें मिलता है ट्रेड। ट्रेड में हम क्या क्या पाते हैं? मिनिमल किससे होता था? बार्टर सिस्टम, यानी कि लेन देन, निस्तेय वस्तु विनिमय जिसे कहा जाता है। ठीक है, एक टर्म हमें देखने को मिलता है निष्का, जो कि गोल्ड को रेफर करता है। गोल्ड, पीस ऑफ गोल्ड या फिर नेकलेस ऑफ गोल्ड या फिर यूनिट ऑफ गोल्ड भी हो सकता है। सम सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी ये रहा हो। ठीक है, और जो मर्चेंट्स थे उनको रेफर किया जाता है पानीज, PANIS, पानीज, जो कि ये मर्चेंट्स हैं। इसका जेनरिक जो मीनिंग जो है, those who possessed wealth। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा
हड़प्पन सॉरी अर्ली वैदिक एज का पूरा इकोनॉमी पार्ट। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पर जो कि है सोसाइटी।